नमस्कार। वाइब्रेंट भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। वाइब्रेंट भारत संसद टीवी का नया शो, जिसके जरिए देश के वाइब्रेंट, हैपनिंग और चटक रंगों को हम आप तक पहुंचाएंगे। वाइब्रेंट भारत में हम आपको दिखाएंगे देश भर में इस हफ्ते होने वाली कला और सांस्कृतिक जगत की गतिविधियां, और इन गतिविधियों के माध्यम से सांस्कृतिक रूप से रंगीन भारत आप तक पहुंचाएंगे। आधे घंटे के शो में कई सेगमेंट्स के जरिए देश की सांस्कृतिक विविधता को हम आप तक पहुंचाएंगे। चलिए शुरू करते हैं वाइब्रेंट भारत का आज का सफर। प्रतिबिंब, वाइब्रेंट भारत के इस खूबसूरत सफर को हमने कई सेगमेंट्स में बांधा है, जिसमें संस्कृति, कला और परंपरा से जुड़े हर पहलू को हमने छूने की कोशिश की है। प्रतिबिंब, बताइए कि आज हम अपने सफर की शुरुआत किस खास सेगमेंट से करेंगे? तुमने इंद्रधनुष देखा है? जी बिल्कुल। बस उतना ही सतरंगी है हमारा आज का पहला सेगमेंट। देश भर के महोत्सवों को समेट कर लेकर आए हैं हम अपने दर्शकों के लिए। जी। और अब बात उस खास उत्सव की जिसे पूरा देश बेहद जोश के साथ मना रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आजादी की 75वीं सालगिरह के जश्न की, जिसे प्रतिबिंब हम भारतीय आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। जी हाँ, हम भारतीयों के लिए अमृत महोत्सव किसी भी जश्न से बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर शुरू हुआ अमृत महोत्सव व्यापक रूप ले चुका है। कला संस्कृति से जुड़े हुए विशिष्ट कलाकारों के इसमें भागीदारी देने से इसमें 4 चांद लग गए। खुले आसमान में लहराता तिरंगा, सनद है हमारी स्वतंत्रता का। आजादी के 75वें साल में प्रवेश कर चुका देश इस उपलब्धि को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। भारतीय कला जगत भी इस खास मौके को कलात्मक प्रस्तुतियों के जरिए मना रहा है। आइए वाइब्रेंट भारत के सफर में सबसे पहले शामिल होते हैं देश के इस खास उत्सव में। सबसे पहले चलते हैं जहां नृत्य नाटिकाओं के जरिए वीरांगनाओं की स्वतंत्रता में योगदान को याद किया गया। फिर चाहे मुगलों से लोहा लेने वाली मराठा रानी ताराबाई हो, या फिर सबसे पहले अंग्रेजों से लोहा लेने वाली शिवगंगा की महारानी बेलू नचियार। इसके अलावा संस्कृति मंत्रालय की नृत्य नाटिका अग्निपथ का प्रदर्शन भी शानदार रहा। আমি এক বিদ্রোহী, ঊনবিংশ শতাব্দীর এক ধূসর দিশাহীন উদ্ভ্রান্ত যুগে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। इस प्रस्तुति के जरिए 1857 के सिपाही विद्रोह को जीवंत करने की कोशिश की गई। গরু আর শুয়োরের চর্বি দিয়ে তৈরি এই টোটা আমাদের জাত মারছে, তাই না? আমাদের এখন কি করা উচিত? সাহেবদের জানিয়ে দিতে হবে ওই টোটা আমরা কেউ ব্যবহার করব না। সকলে মিলে বিদ্রোহের জন্য তৈরি হও। ব্যারাক থেকে বন্দুক নিয়ে সবাই বেরিয়ে এসো।
वहीं संगीत नाटक अकादमी ने देश भर के हर छोटे बड़े हिस्से के अनगिनत लोक नायकों की शौर्य गाथा को अनोखे ढंग से पेश करने के लिए खास सीरीज का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न राज्यों की लोक प्रदर्शन कलाओं के जरिए लोक नायकों को याद किया गया। इस सीरीज में गोवा के मांडो गायन का सुंदर प्रदर्शन देखने को मिला। अमृत महोत्सव को कला जगत में भी बेहद रचनात्मक तरीके से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने राष्ट्र निर्माण और विकास में कला की भूमिका को लेकर एक खास इवेंट का आयोजन किया, जिसमें देश के कई राज्यों से आए 100 से अधिक कलाकारों ने अपनी कला के जरिए अपने विचारों को आकार दिया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस उत्सव को प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बधाई के रूप में आयोजित किया गया। अनंतम नाम से आयोजित इस इवेंट में कलाकारों ने आजादी और 75 साल में देश की उपलब्धि को अपने अपने तरीके से कैनवास पर उतारा। तो हम अमृत महोत्सव बना रहे हैं देश भर में। आर्टिस्ट कम्युनिटी उसमें काफ़ी काम हम लोग कर रहे हैं, और इसमें एक्चुअली साथ मिलके काम करना, जब साथ मिलके काम करते हैं उसका इम्पैक्ट और कुछ होता है। आर्टिस्ट आज बहुत ही इंडिविजुअल हो चुका है, और इसमें हम चाहते हैं कि एक जगह में आके साथ काम करे तो थोड़ा रिलेशन बने और साथ मिलके दूसरे को देखे, वो क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। जब इस सोच में हम काम करेंगे, एक लाइन आएगा और एक सोच आएगा कि देश को आर्टिस्ट का ज़रूरत क्या है, राष्ट्र निर्माण के लिए आर्टिस्ट का ज़रूरत क्या है। ये हम 3 लोग मिलके जो कर रहे हैं वो फिज़िकल यूनिटी है, बट इसके साथ साथ हम लोगों ने कई सारे सिंबल्स को एक तरह से प्रतिनिधित्व करा है, और इसमें हम लोगों ने एक योग पोजेस लिए हैं, जिसको एक तरह से हम ये मान के चले कि विश्व गुरु जिसे हम कहते हैं वो पूरे वर्ल्ड में हमारा योग के हिसाब से ही माना जाता है। इस दौरान राष्ट्र निर्माण में कला की भूमिका पर रचनात्मक संवाद के लिए लगभग 1000 से अधिक लोग जुड़े, जिनमें से कई पूर्वोत्तर राज्यों से यहाँ शामिल हुए। जीवन में कई बार आने जाने के लिए हम शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अमृता सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं। उसके लिए तो हमें कड़ी मेहनत और लगन की ज़रूरत होती है, और हम भारतीय पूरे विश्व में इन्हीं 2 वजहों से पहचाने जाते हैं। बिल्कुल सही कहा प्रतिबिंब आपने, और इसी बात को और पुख्ता करने के लिए हम आज आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी महिला से जो कि भारत की पहली ऐसी इंडियन फैशन डिजाइनर हैं जिन्होंने पेरिस फैशन वीक में शामिल होकर देश का गौरव बढ़ाया है। खुली आंखों से देखे गए सपने जरूर पूरे होते हैं। इसकी ताजा मिसाल है वैशाली शंडांगुले। 43 साल की वैशाली पहली इंडियन विमेन डिजाइनर और साल 2019 में राहुल मिश्रा के बाद दूसरी इंडियन डिजाइनर हैं जिन्हें गेस्ट के तौर पर पेरिस फैशन वीक में बुलाया गया। पेरिस फैशन वीक में अपने डिजाइन शोकेस करने वाली पहली भारतीय महिला डिजाइनर वैशाली का 6 महीने के लंबे सिलेक्शन प्रोसेस के बाद इस इवेंट के लिए चयन हुआ। I think that was the dream for me, and now it's reality. And of course, I was very excited, nervous, and I felt like big responsibility for me because I'm the first woman from India showcasing here. We always say like made in India, you know,
fabric is from India, embroidery is from India, but we don't say like, oh, this garment and design at the international platform, it's from India. वैशाली इससे पहले न्यूयॉर्क फैशन वीक में भी अपने हुनर का जलवा बिखेर चुकी हैं। अमृता, अगर कला की बात करें तो हमारे मन मस्तिष्क में किसी विशेष वर्ग या कलाकार के द्वारा बनाई गई कृति उभर कर आती है, लेकिन भारत देश में ऐसा नहीं है। जी हाँ, भारत देश में कला दिनचर्या का और हमारे 30 त्योहारों का विशेष अंग है, जिसे कोई बड़ा कलाकार आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि घर की महिलाएं ही यानी कि गृहिणियां ही 30 त्योहार के माध्यम से आगे बढ़ाती। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसी ही एक कला है सांझी, जिसे गोबर से बनाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अनोखी कला में आज बात होगी सांझी की, जिसकी पहले शुरुआत हुई थी तीज त्योहारों में। ये कला दरअसल गोबर से बनाई जाती थी, लेकिन प्रतिबिंब आज ये कैनवस तक का सफर तय कर चुकी है। गाय के गोबर से बनाई जा रही ये कलाकृति सांझी कला का सुंदर उदाहरण है। युगों से ये कला ब्रज क्षेत्र की पहचान रही है। इसे फूलों और रंगों से जमीन, दीवार और यहाँ तक कि पानी पर भी बनाया जाता है। कहते हैं सायकाल में जब श्री कृष्ण, राधिका, गोप गोपियां वन उपवनों में विहार करने जाते थे तो वहाँ खिले फूलों को भूमि पर सजाते थे। इसलिए जब भी इसे चित्रित किया जाता है, इसकी पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना भी की जाती है। समय के बदलाव के साथ आज सांझी का दायरा बढ़कर कैनवस पर पहुंच चुका है। सांझी एक ब्रज की सबसे प्राचीनतम कला है और इसका उद्गम श्री राधा से माना जाता है। तो पिछले 500 वर्षों से वृंदावन के देवालयों में चलती आ रही है। पुराने जो इंटीरियर्स होते थे ब्रज के, जो गांव, ठेठ गांव, वहाँ पर गोबर से सांझी दीवारों पर बनाई जाती थी। आज जो फैसिलिटीज़ हैं, स्टेंसिल्स हैं हमारे पास, उनके थ्रू हम वो सांझी का प्योरीफाइड जो फॉर्म है वो बनाते हैं। सांझी की खासियत है कि जितने छोटे चित्र उतनी ही डिटेलिंग, जिसे देखने के लिए खास तौर पर मैग्नीफाइंग ग्लास का सहारा लेना पड़ता है। आधुनिक समय में इस कला को पेपर कटिंग के माध्यम से भी बनाया जा रहा है। प्रतिबिंब, कला की तो हमने बात कर ली, लेकिन एक बात बताइए, ऐसी वो कौन सी चीज है जो हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को और समृद्ध करती है और हर घर में पाई जाती है? अमृता, अगर घर घर की बात है तो हमारे देश में घर घर में बनने वाले व्यंजन हमारी अनूठी संस्कृति के अनूठे रंग हैं। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे देश के हर राज्य और हर अंचल में ऐसे तमाम पकवान हैं जो बनते तो स्थानीय चीजों से हैं, लेकिन उसकी खुशबू, उसका स्वाद, उसकी महक तमाम इंटरनेशनल पकवानों को भी मात देती है। जी हाँ, ऐसा ही एक व्यंजन है लिट्टी चोखा, जिसकी अपनी कहानी है और अपना ही एक इतिहास है। लिट्टी चोखा। बिहार और झारखंड के इस व्यंजन की दीवानी अब केवल बिहार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश और दुनिया में ये देसी रेसिपी खूब पसंद की जा रही है। लिट्टी चोखा का इतिहास मगध काल से जुड़ा है। बाद में ये मगध साम्राज्य से देश के दूसरे हिस्सों में फैला। 1857 के विद्रोह में सैनिकों के लिट्टी चोखा खाने का जिक्र मिलता है। बनाने के लिए ना तो किसी खास बर्तन की जरूरत और ना ही ज्यादा पानी की। उस दौर में इसी खासियत के चलते लिट्टी युद्ध भूमि में प्रचलन में आई। आइए देखते हैं इसे बनाने का तरीका। मैं आपको लिट्टी बनाना बताती हूँ कि किस तरह से हमारे बिहार में लिट्टी बनते हैं। तो इसमें डलता है प्याज, लहसुन, अदरक, अजवाइन, हरी मिर्च, मंगरेल और नमक।
तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। और उसके बाद ये मैदा लिए हमने, मैदा को गूंद लिए, थोड़ा सा तेल मिला लिए गूंदते समय ताकि सॉफ्ट हो जाए। हम इसको बैगन का भरता के साथ भी खा सकते हैं और टमाटर के चटनी के साथ भी खा सकते हैं, धनिया के चटनी में दही डाल के भी खा सकते हैं, आलू के चटनी भी बना सकते हैं। ये मैदा का वो बना लिए, फिर अब इसके अंदर सत्तू हम डाल दिए, भर दिए हैं सत्तू। और मैं अब गैस जला रही हूँ इस तरह से। अब तेल में डाल रही हूँ। इसको हम आग पे भी सेक सकते हैं और तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। आपको जिस तरह से पसंद है उस तरह से आप कर सकते हैं। अमृता, हमारे देश की मिट्टी में अनेकों अनेक कहानियां हैं और इन तमाम कहानियों को हम समेट कर लाते हैं अपने खास सेगमेंट लोक रंग में। तो आज लोक रंग में हम कौन सा रंग देखने वाले हैं अमृता? प्रतिबिंब, आज लोक रंग में हम दिखाएंगे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर मशहूर गोवा का एक अनोखा रंग। नाइट लाइफ, वाटर स्पोर्ट, खुली आबो हवा और खुले मिजाज वाला गोवा। अगर गोवा को करीब से समझना है तो यहाँ के लोक नृत्य और संगीत के बिना इसे अधूरा समझिए। आज लोक रंग में देखने नृत्य के जरिए गोयन कल्चर की ऐसी ही झलक के साथ हम हाजिर हैं। कोंकणी भाषा में देखने का अर्थ है मोहक सुंदरता। नाम के अनुसार ही देखने लायक है देखनी। गोवा के सबसे पुराने लोक नृत्यों में से एक देखनी में युवतियों का समूह हाथ में मिट्टी के दिए लेकर गीत की धुन पर डांस कराता है। लोक संस्कृति और पश्चिमी संगीत के आकर्षक मिश्रण का नाम है देखनी। देखनी के कई स्टेप्स में आप भरतनाट्यम और कथक की झलक भी देख सकते हैं। पूरा लोक नृत्य एक ड्रम की थाप के साथ लय ताल मिलाता आगे बढ़ता है, जिसे घूमट कहा जाता है। हमें यकीन है आप में से कई लोगों ने गोवा के इस लोक नृत्य का नाम भले ही कम सुना हो, लेकिन देखने नृत्य की ये धुन और नृत्य के स्टेप्स आपने कई हिंदी फिल्मों में मशहूर गानों में जरूर सुने होंगे और देखे होंगे। यही तो है वाइब्रेंट भारत के अनोखे रंग जो देश को पूरी दुनिया में अलग पहचान दिलाते हैं। हमारे देश की संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है और प्रतिबिंब हमारे देश में तमाम ऐसी जगहें हैं जो कि बदलते इतिहास और भूगोल की खुद साक्षी रही हैं और इन्हीं में से एक है गुजरात का धौलावीरा। जहां सिंधु काल के प्राचीनतम नगरी देश के इतिहास को एक नया मोड़ देने में कामयाब रही है। और हम ये भी बता दें कि वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में भी यूनेस्को ने इसको शामिल किया है। इस तरह भारत भी वर्ल्ड हेरिटेज के सुपर 40 के क्लब में शामिल हो गया है। गुजरात का धौलावीरा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का 40वां हेरिटेज साइट। इस उपलब्धि पर पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है।
भुज से करीब 250 किलोमीटर दूर हड़प्पा काल के इस शहर की शहर योजना और वास्तुकला की तारीफ आज विश्व स्तर पर की जा रही है। धौलावीरा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष और खंडहर मिलते हैं। भौगोलिक रूप से ये कच्छ के रण के अंदर खातिरबेट द्वीप पर स्थित है। धौलावीरा 5000 साल पहले विश्व के सबसे व्यस्त महानगरों में गिना जाता था, जो एक बड़ा व्यापारिक केंद्र भी था। यह नगर 120 एकड़ के चतुर्भुजीय क्षेत्रफल में फैला हुआ था। इस हड़प्पा कालीन शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसी साल यानी 2021 में चीन में संपन्न यूनेस्को की ऑनलाइन बैठक में शामिल किया गया है। धौलावीरा का निर्माण चौकोर और आयताकार पत्थरों से हुआ है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के अनुसार दक्षिण एशिया में तीसरी से दूसरी मध्य सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के बीच ये सबसे उल्लेखनीय और अच्छी तरह से संरक्षित की गई शहरी बस्ती है। 1968 में खोजी गई ये जगह अपनी खास विशेषताओं के कारण अलग है। कई स्तरों वाली रक्षा व्यवस्था, निर्माण में पत्थरों का अत्यधिक इस्तेमाल इसे बेहद खास बनाता है। अमृता, भारतीय संस्कृति के इंद्रधनुष का एक और खूबसूरत रंग है शास्त्रीय संगीत का, जिसकी अपनी ग्लोबल अपील है। जी बिल्कुल, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए शास्त्रीय रागों पर आधारित इस खास सेगमेंट को प्रतिबिंब अपने दर्शकों के लिए हम लेकर आए हैं। वाइब्रेंट भारत में राग के सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं खास राग यमन। घड़ी पल छिन देना करन परत मोहे, घड़ी पल छिन देना तेरी आली पिया बिना। आइए जानते हैं कुछ और बातें इस राग के बारे में गायिका कल्याणी बोंद्रे से। राग यमन एक बहुमुखी किस्म का राग है, जिसकी वजह से इसमें शास्त्रीय ख्याल या बंदिश के साथ साथ भजन, गज़ल या कई सारे फिल्मी गीत भी आपको सुनने को मिलते हैं। तो आइए राग यमन में एक फिल्मी गीतों की मेडली आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा मुस्काना, मुझे दोष न देना, जग वालों हो जाऊं अगर मैं दीवाना। तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरी सांसों से, कहते हो। तो प्रतिबिंब, अब वक्त हो गया है हमारे दर्शकों के लिए सवाल जवाब का। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो आर्ट फॉर्म दिखाया जा रहा है, आपको करना ये है कि आपको इसका नाम और ये किस क्षेत्र से संबंधित है ये हमें बताना है। अपना जवाब आप टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे कॉन्टैक्ट पर भेज सकते हैं और विजेता को हम अपनी अगली कड़ी में दिखाएंगे। जी हाँ, आपके शहर, आपके गांव, आपके अंचल में कोई कला हो या कोई कलाकार हो जो आप चाहते हैं दुनिया के सामने आए, तो उसके बारे में भी हमें बता सकते हैं, हमें लिख सकते हैं। पता नीचे दिया गया है। तो अब वक्त है दर्शकों से विदा लेने का। वाइब्रेंट भारत की आज की कड़ी में इतना ही। जी हाँ, कला और सांस्कृतिक जगत की गतिविधियों से फिर करवाएंगे आपको रूबरू। फिलहाल दीजिए आज्ञा। नमस्कार।